बच्चों, हमारा चैप्टर है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। आपको पता है जल कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए? चलो मैं बताता हूँ। मनुष्य का 70% भाग खुद जल से बना है। इस पृथ्वी पर 71% भाग में जल ही है। और आप आसपास अपने पूरे दिन के कामों को देखो कि क्या हम बिना जल के जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जल के बिना जीना एक पल भी संभव नहीं है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जल संसाधन का क्या महत्व है, जल संसाधन के क्या साधन हैं, क्या स्रोत हैं, सिंचाई के क्या साधन हैं। इस सब को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है और जल संसाधन के विषय में हम इसमें पूरी तरह से जानेंगे क्या होता है जल संसाधन। जल के स्रोत यानी कि जल जो है किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त होता है, तो इसके हम दो तरह के स्रोत देखते हैं। एक ज़मीन के नीचे जिनको हम भूमिगत जल बोलते हैं, और एक होता है ज़मीन के ऊपर जिनको के हम भूपृष्ठीय जल बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 इसके पॉइंटों में इसको रखा है। पहला है महासागर, यानी कि महासागर वह जल राशियाँ हैं जिसमें विशाल जल का स्रोत है, जो विशाल जल के स्रोत हैं महासागर। महासागर पृथ्वी पर लगभग 70% भाग में हैं और वो जो है जल का अपूर्व भंडार हैं। दूसरा सागर है, जैसे कि आपका कैस्पियन सागर है, लाल सागर है, काला सागर है, भूमध्य सागर है, ये अनेक प्रकार के सागर हैं। तीसरा झीलें, इतनी सारी झीलें दुनिया में हैं जो बड़ी बड़ी झीलें हैं, यानी कि झीलें बड़ी बड़ी पृथ्वी पर वो खड्डे हैं जिनमें अपूर्व जल भरा हुआ है। नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं जो बर्फ़ के पहाड़ों से निकलती हैं। बहुत सारी नदियाँ हैं जो मौसमी नदियाँ हैं, ये जल का साधन है। और एक है भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब जब जल पृथ्वी की पारगम्य शैलों से होता हुआ ज़मीन के नीचे एकत्र हो जाए तो उसको हम भूमिगत जल बोलते हैं। अब आगे देखो, इनको दिखाता हूँ कि क्या क्या इनके स्रोत हैं। देखो ये सागर है। महासागर पृथ्वी पर 5 हैं, जैसे हिंद महासागर है हमारा, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ये सारे महासागर हैं, ये जल के बहुत बड़े स्रोत हैं। इन पर पूरी पृथ्वी एक साथ जुड़ी हुई भी होती है। 71% जो भाग जल का है उसमें अधिकतर जो है वो महासागरों द्वारा कवर किया हुआ है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है झील। ऐसी तमाम झील पूरी दुनिया में स्थित हैं जिनमें जल भरा हुआ है। मानसरोवर झील के बारे में आपने सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी वहीं से निकलती है। ऐसे ही हमारे नैनीताल में 9 झीलें हैं, ताल भी बोलते हैं इनको। डल झील है, आपका गोखुर झील उड़ीसा में है, सांबर झील राजस्थान में है। ऐसी बैकाल झील, बहुत सारी झीलें हैं ऐसी जो पानी का भंडार हैं। ये पृथ्वी के ऊपर जल का एक विशाल क्षेत्र मतलब कि एकत्र करती हैं। तो झीलें जो है जल का दूसरा बहुत बड़ा मुख्य स्रोत हैं। बेटा जो ये सामने आप देख रहे हो ये नदियाँ, यानी नदियों के बारे में जो बताया, इस तरह से नदियाँ बहकर निकलती हैं। कुछ पहाड़ों से आती हैं जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, और कुछ मौसमी नदियाँ होती हैं। नदियाँ वह स्रोत हैं जिनके माध्यम से जल समुद्र तक वापस पहुंच जाता है। वर्षा का जल भी ये एकत्र करती हुई समुद्र में गिरा देती हैं। तो पृथ्वी के ऊपर नदियाँ जल का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारत की गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, सतलुज नदी, अनेक नदियाँ हैं जो जल का स्रोत हैं। अभी जो सामने आप देख रहे हो ये एक नलकूप है, यानी कि ट्यूबवेल है। मैंने अभी बताया था पहले कि जल का जो भूमिगत स्रोत है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्रोत में हमें पीने योग्य पानी मिलता है। जो सामने आप देख रहे हो ये एक नलकूप है, और भूमिगत जल को निकालने के लिए ट्यूबवेल, नलकूप, नल, हैंडपम्प, इनका ही हम उपयोग करते हैं। ये सिंचाई का भी बड़ा मुख्य साधन है। देखो पानी का एक बड़ा साधन वर्षा भी है। अभी सामने दिख रहा होगा कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं। यही बारिश का पानी जब धरती पर गिरता है ये कुछ झीलों में इकट्ठा हो जाता है, कुछ तालाबों में इकट्ठा हो जाता है, कुछ बह कर के जो है नदियों में चला जाता है, और कुछ भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वास्तव में यही जल की पूरी साइकिल को चलाने में वर्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम
वर्षा के जल को ठीक से संचय कर लें और इसके साइकिल को ठीक से चलने दें तो हमारे पास कभी जल संसाधन की कमी नहीं होगी। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ सिंचाई के साधन कौन कौन से होते हैं। सिंचाई के साधन, सिंचाई के मुख्य तौर पर साधन 4 हैं। पहला नहरें, दूसरा नलकूप, तीसरा तालाब और चौथे कुएं। बेटा सामने जो देख रहे हो ये नहर है। नहर और नदी में अंतर होता है। नदी प्राकृतिक होती है, उसको कभी कोई बनाता नहीं है, वह स्वतः बनाई जाती है प्रकृति द्वारा। जबकि नहर को इंसान अपने उद्देश्य के अनुरूप बनाता है, यानी जहाँ उसे पानी ले जाना हो वहाँ के लिए वो ज़मीन को खोद करके नहर तैयार करता है। वास्तव में नहरों का उपयोग जो है वो सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। पहले बड़ी नहरें होती हैं, बड़ी नहर से छोटी नहर बनाई जाती है। उत्तर भारत में अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 40% के करीब सिंचाई नहरों द्वारा होती है। आपने देखा होगा डासना मसूरी के आसपास के बच्चे हैं, जैसे कि गंग नहर है, ऊपरी गंग नहर, निचली गंग नहर, यमुना नहर, ये बड़ी नहरें हैं। और इनके साथ साथ छोटे छोटे बम्बे जिनको हम बोलते हैं गांव की भाषा में, वो भी बनाए गए हैं ताकि खेती का अच्छे से विकास हो सके और सिंचाई की सुविधाएं ज़्यादा बढ़ सकें। पंजाब हरियाणा में नहरों का जाल बिछा हुआ है, इसलिए वहाँ पर अधिक से अधिक जो है खेती का उत्पादन अधिक से अधिक होता है। तो नहर सिंचाई का एक मुख्य साधन है। जो सिंचाई का दूसरा मुख्य साधन है उत्तर भारत में, वो है नलकूप। सामने दिख रहा होगा आपको। नलकूप के द्वारा उत्तर भारत में बहुत अधिक सिंचाई होती है। इसको समझाने की बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे खेतों में अधिकतर हर 100, 300, 400 मीटर पर नलकूप गड़े हुए हैं। नलकूपों के द्वारा बहुत सिंचाई उत्तर भारत में होती है और अधिकांश सिंचाई इसके द्वारा यहाँ पर नलकूपों के द्वारा ही होती है। सिंचाई का एक मुख्य साधन तालाब भी है। तालाब प्राकृतिक भी हो सकता है और तालाब कृत्रिम भी हो सकता है। इसके द्वारा क्या करते हैं कि वर्षा के जल को एकत्र कर लिया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से फिर किसान उससे पानी निकाल कर जो है खेतों की सिंचाई कर लेता है। दक्षिण भारत में तालाबों के द्वारा सिंचाई सर्वाधिक की जाती है। ये जो सामने आप देख रहे हो कुआं है, कुएं के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। कुछ पाताल, जैसा बताया, कुछ पाताल तोड़ कुएं भी होते हैं। इनसे क्या होता है, पानी स्वतः ही नीचे से इन कुओं में आता है और इन कुओं से जो है फिर पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता है। दक्षिण भारत में बहुत सारी सिंचाई कुओं से होती है। पहले उत्तर भारत में भी जब रहर चलती थी या अन्य इस तरह के साधन थे तो कुओं के द्वारा सिंचाई होती थी। पहले कुएं ही पानी पीने के साधन भी थे, लेकिन धीरे धीरे कुएं जो है वो विलुप्त हो गए हैं। अब हम पढ़ लेते हैं जल संरक्षण क्यों जरूरी है और किस तरह से हो। तो जल के समुचित एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को ही हम जल संरक्षण कहते हैं। 2026 तक विश्व में एक बड़ा जल संकट खड़ा हो जाएगा अगर हमने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया तो। इसलिए हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना है ताकि जल संरक्षण हो सके। एक तो जल चक्र को हमें अबाध गति से चलाना है, यानी कि उसकी साइकिल टूटने ना पाए। दूसरा, वर्षा के जल का अधिक से अधिक संरक्षण करना है, संग्रहण करना है, उनको इकट्ठा करना है। उसके अनुचित दोहन पर प्रतिबंध लगाना है। दोहन मतलब होता है खर्च। हमें जिस तरह से हम घर का बजट बनाते हैं, बिजली का, पैसे का, इस तरह से घर के हमें पानी का भी बजट बनाना होगा कि हमें उसको कितना खर्च करना है और किस तरह से उसका उपयोग करना है। नदी, तालाब, झील को प्रदूषण से मुक्त बनाना है ताकि स्वच्छ पानी जो है वो स्वच्छ ही बना रहे, वो गंदा ना हो। इसके बाद अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना है ताकि अधिक से अधिक वर्षा हो और पेड़ों की जड़ों के माध्यम से पानी नीचे ज़मीन में पहुंच जाता है, जिससे कि नीचे का पानी यानी कि भूमिगत जल भी पूरी तरह से इकट्ठा रहता रहे। जल का प्रबंधन करना है और सिंचाई की विधियों में सुधार करना है। बच्चों, मुझे आशा है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।